और हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका और ईरान की जंग का एपी सेंटर बन चुका है। डर है कि ईरान युद्ध का दूसरा चरण यहीं से शुरू होगा और इसकी वजह है समंदर में ईरान की नाकाबंदी, जिसे अमेरिका लागू कर चुका है। ट्रंप का प्लान यहां से गुजरने वाले ईरानी जहाजों को रोककर ईरान को बेड़ियों में बांधना है, ताकि ट्रंप मुस्तफा को अपनी शर्तें मानने के लिए मजबूर कर सके और आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति खुद को विजेता घोषित कर पाए। इसके लिए ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ठीक वेनेजुएला जैसी व्यूह रचना की है। लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप का प्लान कामयाब हो पाएगा या फिर यह ईरान जंग के दूसरे चरण का आरंभ होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। 7:30 के बाद से अमेरिका ने समंदर में ईरान की नाकाबंदी शुरू कर दी। किसी भी ईरानी जहाज को ओमान की खाड़ी से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, न ही किसी भी जहाज को ओमान की खाड़ी में एंट्री दी जाएगी, जिसकी मंजिल ईरानी बंदरगाह होगी। ईरान अपने कुल व्यापार का 90% फारस की खाड़ी से करता है। ईरान को तेल से प्रतिदिन करीब 14 करोड़ डॉलर की कमाई होती है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल से प्रतिदिन 5.4 करोड़ डॉलर की आय होती है। ईरान 9 करोड़ डॉलर की कीमत के खनिज और धातु का निर्यात भी करता है, यानी नाकाबंदी से करीब 28 करोड़ डॉलर का निर्यात बंद हो जाएगा। इसके अलावा जो 16 करोड़ डॉलर का ईरान आयात करता है वो भी बंद हो जाएगा, यानी ईरान को प्रतिदिन करीब 44 करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। ये नाकाबंदी अगर 1 महीने चलती है तो नुकसान 1300 करोड़ डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा। और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरान के 4 बड़े बंदरगाह हैं: इमाम खुमैनी, बंदर अब्बास, जास्क और चाबहार। यहां से ईरान तेल, पेट्रोकेमिकल और दूसरे सामान का निर्यात करता है, जबकि खर्क द्वीप से सबसे ज्यादा तेल का निर्यात होता है। अब अमेरिका ड्रोन्स के जरिए इन सभी द्वीपों पर नजर रख रहा है। साथ ही खर्क द्वीप पर भी उसकी पैनी नजर है। यहां मौजूद जहाजों की हर मूवमेंट की खबर अमेरिका के पास है। अगर ये जहाज बंदरगाहों से आगे बढ़ते हैं तो इन्हें फारस की खाड़ी के एंट्री पॉइंट पर रोक दिया जाएगा, जिसके लिए यहां अमेरिकी नौसेना की जबरदस्त तैनाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने साथ मौजूद 3 डिस्ट्रॉयर के साथ यहां मोर्चा संभाले हुआ है। साथ ही यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस ऑर्लियांस और यूएसएस रशमोर एम्फीबियस कैरियर शिप भी यहां नाकाबंदी करने के लिए तैयार है। सवाल है कि अगर ईरानी शिप यहां पहुंचे तो क्या होगा। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका इन शिप्स पर कब्जा कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन या दूसरे एम्फीबियस शिप से हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिकी मरीन कमांडो शिप के पास पहुंचेंगे और इन जहाजों को अपने कब्जे में ले लेंगे। चीन के तेल आयात का लगभग आधा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा उसे ईरान से मिलता है। लेकिन ईरान पर प्रतिबंधों की वजह से चीन इसे दुनिया से छिपाता है। वो अपने आधिकारिक डेटा में ईरान से तेल आयात नहीं दिखाता। KPLER ट्रैफिक फर्म की रिपोर्ट में दावा है कि चीन रूस के बाद सबसे ज्यादा तेल का आयात ईरान से करता है। ईरान का तेल मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से रीब्रांड कर चीन पहुंचाया जाता है। यही वजह है कि चीन के तेल आयात की लिस्ट में मलेशिया तीसरे नंबर पर आता है। और चीन तक ईरान अपनी शैडो फ्लीट के जरिए तेल पहुंचाता है। ईरानी तेल टैंकर खर्क द्वीप से तेल लेकर चीन भेजे जाते हैं, जो खर्क के बाद फारस की खाड़ी से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचते हैं। इससे आगे ओमान की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर में जा पहुंचते हैं। वहां से मलक्का स्ट्रेट पार करके मलेशिया के पास तक पहुंचते हैं, जहां होता है बड़ा खेल। मलेशिया के जोहोर समुद्री क्षेत्र में ईरानी टैंकर से ऑयल शिफ्टिंग होती है। चीन के टैंकर में तेल शिफ्ट किया जाता है, जिस पर इंडोनेशिया या फिर मलेशिया का फ्लैग लगाया जाता है, जहां से शैडो फ्लीट को साउथ चाइना सी से चीनी पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। फिर शेंजेन पोर्ट पर तेल उतारा जाता है। ईरान ने 2025-26 में चीन को करीब 90% क्रूड ऑयल सप्लाई किया है। यह तेल डार्क फ्लीट टैंकर से पहुंचाया गया। AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद करके टास्क फोर्स को चकमा दिया गया। शिप का नाम और फ्लैग बदलकर सप्लाई की जाती है। हॉर्मुज डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रंप का एक पोस्ट आया। देखिए बड़ी खबर, नाकेबंदी के पास जहाज आए तो तबाह कर देंगे, करीब आने वाले जहाजों को नष्ट कर देंगे। हॉर्मुज में अमेरिका ने नाकेबंदी शुरू की है। ईरानी नेवी पूरी तरह तबाह हो चुकी है, ट्रंप ने कहा है। तो देखिए अब बड़ी खबर आ गई है। ट्रंप ने कहा है कि ईरानी नेवी पूरी तरह तबाह हो चुकी है और जो जहाज करीब आए हॉर्मुज के उनको नष्ट कर देंगे। नाकेबंदी के पास जो भी जहाज आए उनको तबाह कर देंगे। हॉर्मुज डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रंप ने यह पोस्ट किया है। तो ट्रंप ने अब हॉर्मुज को एपिसेंटर बना दिया है वॉर का और कह रहे हैं कि हमारे नाकेबंदी के करीब जो आया उसको नष्ट कर देंगे। ईरान की नेवी तो पहले ही खत्म हो चुकी है। तो हॉर्मुज की लहरों में बारूद घुल चुका है और दुनिया महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है।
एक तरफ ट्रंप का वो सुपरविजन है जो समंदर की गहराई से ईरानी माइंस को उखाड़ फेंकने का दम भर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान की वो आखिरी चेतावनी जिससे अमेरिकी युद्धपोतों की हॉर्मुज में एंट्री हुई तो अरब में सर्वनाश तय। सवाल सिर्फ तेल का नहीं है, सवाल अब साख का है। क्या ईरान हॉर्मुज में टोल वसूल कर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा देगा, या अमेरिका ईरान को काबू में करने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर देगा? हॉर्मुज का सुल्तान बनने के लिए अरब के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कभी भी आरंभ हो सकता है। इसके लिए जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक हॉर्मुज से सी माइंस हटाई जाएंगी। स्पेशल ऑपरेशंस के जरिए हॉर्मुज से ईरान का कंट्रोल हटाएंगे, जिससे ईरान को हॉर्मुज में टोल वसूलने से रोका जा सके। ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सागर में मौजूद सभी वॉरशिप ध्यान दें, ये ईरानी नौसेना है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी वॉरशिप दिखाई दे तो उससे 16 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी बनाए रखें। हम बिना किसी चेतावनी के उन पर फायर करने के लिए तैयार हैं। यह आखिरी चेतावनी। और हॉर्मुज से माइंस हटाने का ऑपरेशन अमेरिका शुरू कर सकता है। इसका पहला तरीका माइन हंटिंग होता है, जिसमें माइंस को ढूंढना और नष्ट किया जाता है। इसके लिए हाई रेजोल्यूशन सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। समंदर में लगाई माइंस की पहचान की जाती है। पहचान के बाद सी ड्रोन या मिसाइल से हमला किया जाता है। दूर से माइंस पर अटैक करके उसे नष्ट किया जाता है। दूसरा तरीका माइन स्वीपिंग होता है। इसमें सी माइंस को एक्टिव करके खत्म किया जाता है। माइंस के पास कृत्रिम मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। ऐसा लगेगा जैसे शिप गुजर रहा है। ईरान हॉर्मुज का नियंत्रण नहीं छोड़ने वाला है। हॉर्मुज में आने पर टोल टैक्स की वसूली की जाएगी, जबकि अमेरिका ने कहा है ईरान एक नेचुरल पास में टैक्स नहीं वसूल सकता है। हालांकि अभी सिर्फ 2 नेचुरल स्ट्रेट है जहां टोल टैक्स वसूला जाता है, जिसमें एक है बॉस्पोरस स्ट्रेट और दूसरी है डार्डानेल्स स्ट्रेट। दोनों पर ही टैक्स वसूलने का अधिकार तुर्की के पास है। दोनों ही जगह से संयुक्त रूप से तुर्की एक कंटेनर शिप से 1 से 2 करोड़ वसूलता है। तुर्की 1936 की मॉन्ट्रैक्ट संधि के दायरे में रहकर टोल वसूल रहा है। 1936 की मॉन्ट्रैक्ट संधि के तहत वो सीधा टोल तो नहीं ले सकता, लेकिन सर्विस टैक्स के नाम पर मोटी रकम वसूलता है, जिसमें सैनिटरी निरीक्षण, बचाव सेवाएं और लाइट हाउस जैसी सुविधाएं आती। और एनिमेशन के जरिए हॉर्मुज की भौगोलिक स्थिति समझिए। दरअसल इस सकरे रास्ते के इनबाउंड और आउटबाउंड पर दोनों देश हैं। हॉर्मुज का लगभग पूरा हिस्सा ईरान और ओमान के जल क्षेत्र में आता है। हॉर्मुज के सबसे सकरे इलाके 39 किलोमीटर वाले हिस्से में दोनों के जल क्षेत्र आपस में मिल जाते हैं। इसीलिए इसे शेयर्ड जोन रखा गया है, क्योंकि किसी भी देश की समुद्री सीमा उसके तट से 12 नॉटिकल मील यानी 22 किलोमीटर होती है। इस हिसाब से सबसे गहरे जल क्षेत्र में यहां से टैंकर गुजरते हैं। वहां दोनों देशों की हिस्सेदारी है। व्यावसायिक जहाजों के आने जाने के लिए जो समुद्री रास्ता इस्तेमाल होता है वो ओमान के जल क्षेत्र में। इसीलिए ईरान कहता है कि वो ओमान के साथ मिलकर इस पर अपना नियंत्रण करेगा। अब ईरान हॉर्मुज में एंट्री के लिए सुरक्षा शुल्क ऑयल टैंकर से वसूलने जा रहा है। इसके लिए ईरान $1 प्रति बैरल तेल पर ट्रांजिट टोल लगाने की बात कह चुका है। एक टैंकर से अधिकतम $20 लाख तक वसूले जा सकते हैं। वार्ता से पहले रोजाना सिर्फ 15 टैंकरों को गुजरने की मंजूरी दी थी, जबकि अभी एंट्री बंद है। पहले रोजाना 140 शिप निकलते थे। ईरान के फैसले से अमेरिका की बौखलाहट सामने आई है। ईरान पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है और इसके अलावा अमेरिका हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाने का ऑपरेशन शुरू कर सकता है। अब दुनिया में एक बड़ा खतरा दस्तक दे सकता है, क्योंकि ट्रंप की दी हुई डेडलाइन खत्म हो गई है। अब अमेरिका हॉर्मुज को ब्लॉक कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान ने धमकी दी है कि प्रॉक्सी गुट हूती बाब अल मंदेब को ब्लॉक कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या असर होगा, यह समझिए। खाड़ी देशों में कोहराम मचेगा। दुनिया में बड़ा तेल संकट पैदा हो सकता है। तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। 2 रूट ब्लॉक होने पर सिर्फ ओमान तेल भेज पाएगा। सऊदी अरब, यूएई, कतर भी तेल नहीं भेज पाएंगे। सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से सप्लाई नहीं हो पाएगी। बहरीन, कुवैत, इराक का भी रूट जाम हो जाएगा। दुनिया के कुल सप्लाई का 30% तक तेल सप्लाई बाधित हो जाएगी। तेल के दाम $150 प्रति बैरल पार होने का अंदेशा है। इससे एशियाई देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। शेयर बाजार में भारी गिरावट आ सकती है। दुनिया के महासागरों और समुद्रों के उपयोग के लिए इसको 1982 में बनाया गया और उसे 1994 से प्रभावी रूप से लागू किया गया। इसके तहत यदि कोई प्राकृतिक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनिवार्य है तो किनारे वाला देश वहां से गुजरने वाले विदेशी जहाजों को रोक नहीं सकता और न ही उन पर टोल लगा सकता है। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने UNCLOS की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसलिए वो फ्री पैसेज देने के लिए बाध्य है। लेकिन ईरान का कहना है कि उसकी संसद ने इसे पास नहीं किया। वार्ता तो बेनतीजा रही, दूसरी तरफ ईरान का अड़ियल रवैया भी खत्म नहीं हुआ। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? क्या युद्ध विराम के बाद जंग का दूसरा चरण शुरू होगा? हालात से तो यही लग रहा है। ट्रंप बेहद गुस्से में हैं और ऐलान कर चुके हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बिल्कुल नहीं बनाने देंगे। और इस बीच मिडिल ईस्ट को लेकर सेना की तैनाती फिर शुरू हो गई है। ट्रंप ने कहा है कि हथियार तैयार हैं और कभी भी हमला किया जा सकता है। अमेरिका का सहयोगी इजरायल भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। वायुसेना ने बमबारी का अभ्यास किया तो वही सभी सैनिक फिर से अलर्ट मोड में। इंतजार है तो बस पहले प्रहार का। ईरान इस बार भी शुरुआत नहीं करना चाहता है, लेकिन दुश्मन को बर्बाद करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अमेरिकी जहाज पर हमले का बदला लिया जाएगा। अमेरिकी जहाजों पर हमले की बड़ी कीमत चुकानी होगी। हॉर्मुज से माइंस हटाने का काम भी शुरू किया जाएगा। ट्रंप ने खुफिया विभाग के साथ बैठक की है। ईरान में नए टारगेट के चयन पर चर्चा हुई। हमले की नई तरह से प्लानिंग तैयार की गई। ट्रंप ने धमकी दी है कि इस बार बिजली सप्लाई स्टेशन निशाना बनेंगे। वाटर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के द्वीपों को टारगेट करना आसान है। तो जंग फिर छिड़ सकती है और इसके लिए अमेरिका ने तैनाती भी शुरू कर दी है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर अटलांटिक सागर से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, जबकि प्रशांत महासागर में यूएसएस बॉक्सर ओमान की तरफ आ रहा है। यह अमेरिका के प्लान बी का हिस्सा है। अमेरिका ने वार्ता नाकाम होने के बाद ईरान पर फिर से हमले के लिए नई तैनाती शुरू कर दी है। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कौन सा वॉरशिप या एयरक्राफ्ट कैरियर किधर बढ़ रहा है। अमेरिकी नौसेना का भारी जमावड़ा ईरान के करीब लगने वाला है, कुछ इस तरह। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एक हफ्ते में ईरान के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 सैनिकों की तैनाती रहती थी, लेकिन अब इसे 50,000 कर दिया गया है। 50,000 बड़ा नंबर है। अमेरिका के कई फाइटर जेट पहले से अरब देशों में मौजूद हैं और इन्हें वापस नहीं बुलाया गया है। ईरान के करीब अमेरिका के 2,500 मरीन कमांडोज की तैनाती है, जो स्पेशल ऑपरेशन करने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा 2,500 नौसैनिक भी ईरान के करीब मौजूद हैं। तैनाती का नया चरण भी शुरू हो चुका है। बहरीन में अमेरिकी विमानों की लैंडिंग हुई है। कार्गो विमानों से सैनिक और हथियार भेजे गए। कार्गो विमानों से नई मिसाइलें भेजी जा रही हैं। गाइडेड बॉम्ब की खेप भी पहुंच रही है। ईरान की सुरंगों में अभी भी मिसाइल स्टॉक बचा है। ईरान युद्ध विराम में मिसाइल लॉन्चर्स को ठीक कर रहा है। ईरान के पास 1,000 मिसाइलें बचने का अनुमान है। माना जा रहा है कि चीन और रूस की मदद से ईरान लंबे समय तक युद्ध लड़ने की तैयारी कर चुका है। और इजरायल भी युद्ध के लिए तैयार है। इजरायली सेना के लिए नया आदेश जारी हो चुका है। सैनिकों को हमले के लिए तैयार रहने का आदेश जारी हुआ है। युद्ध विराम के बाद छुट्टी पर गए सैनिकों को भी वापस बुला लिया गया है। ऑर्डर है कि सभी सैनिक हमेशा बेस पर मौजूद रहेंगे। ईरान पर हमले के लिए इजरायली वायुसेना ने अभ्यास किया है। ईरान के नए टारगेट भी तय कर लिए गए। ईरान पर बमबारी की प्रैक्टिस हुई है। इजरायली खुफिया विभाग के साथ पीएम नेतन्याहू की बैठक भी हुई है। माना जा रहा है कि चीन रूस भी अमेरिका ईरान युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रूस को ईरान युद्ध से तेल व्यापार में बहुत मुनाफा हो रहा है। चीन अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज तोड़ना चाहता है। इस्लामाबाद वार्ता के बाद पश्चिमी एशिया में धधक रहे बारूद का समीकरण पूरी तरह बदल गया है। अब आशंका यह है कि इस जंग में अमेरिका तो होगा, लेकिन अकेला, और ईरान का पक्ष पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और इस आशंका की वजह है हथियार और कूटनीति के मोर्चे पर रूस चीन का ईरान को खुला समर्थन। यानी ईरान को मदद भी मिलेगी और ट्रंप के बनाए भ्रम के बादल भी छटेंगे। लेकिन कैसे मिले समीकरण बदलने के ये संकेत, अब इस रिपोर्ट में देखिए। तो क्या रूस चीन इस जंग को भड़काने वाले हैं? क्या ईरान पर हमला करके यूएस व्यू में फंसेगा? और क्या रूस चीन ने ईरान को अजय बना दिया है? ट्रंप का दावा है कि ईरान अब कभी न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू नहीं कर पाएगा, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि 5 हफ्ते की जंग के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम अखंड है। परमाणु बम बनाने के सभी साधन ईरान में सुरक्षित। दरअसल पहले हुए हमलों को देखते हुए ईरान ने अपने न्यूक्लियर सेंटर के द्वार कंक्रीट और मिट्टी से ढक दिए थे और जमीन के नीचे आयरन और कंक्रीट की लेयर तैयार करके केंद्र को मजबूत किया। जमीन से 100 मीटर नीचे न्यूक्लियर अड्डे को और मजबूत बना लिया। यही नहीं, एंट्रेंस की दिशा बदल दी। एंट्रेंस से सीधे यूरेनियम संवर्धन हॉल तक पहुंचा जाने लगा। इसी हॉल से जुड़ा वेंटिलेशन शाफ्ट जमीन के ऊपर अब गुप्त जगह बनाए। यानी अब जिस मुख्य हॉल में संवर्धित यूरेनियम रखा गया था, वह अब अंतिम हॉल बन गया।
अमेरिकी मीडिया का दावा है कि चीन कुछ दिनों में ही ईरान को एयर डिफेंस हथियार देने जा रहा है, लेकिन यह हथियार चीन सीधे नहीं देगा, बल्कि किसी तीसरे देश के जरिए भेज रहा है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें संदेह है कि चीन से ईरान को हथियार मिलने वाले हैं, और अगर चीन हथियार सप्लाई करते हुए पकड़ा गया तो हम चीन के खिलाफ 50% टैरिफ लगा देंगे। दावा है कि रूसी ईरान को सैटेलाइट डेटा दे रहा है, अमेरिकी सेना की खुफिया जानकारी भी साझा कर रहा है, लेकिन पुतिन के प्रमुख प्रचारक ने रूसी टीवी में तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी। और लेबनान में सीज फायर न होना यूएस ईरान वार्ता के टूटने की एक बड़ी वजह है। अमेरिका पहले यह कहता रहा कि समझौते में लेबनान शामिल नहीं, इसके बाद उसने यह रुख दिखाया कि इजराइल से हमले रोकने के लिए कहा गया है, लेकिन अब तक लेबनान में इजराइल के हमले रुके नहीं। इजराइल से सटे इलाकों से लेकर लेबनान की राजधानी तक इजराइल के हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर आबादी इलाकों में मिसाइलें गिर रही हैं, रिहायशी इलाकों में, और इससे आम लोगों की जान भी जा रही है। उधर हिजबुल्लाह भी हथियार रखने को तैयार नहीं है और इजरायली शहरों पर हमले कर रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक उसके सैनिकों ने हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे को घेर लिया है, बिंत जबील और उसके आसपास के इलाकों में जमीनी अभियान तेज कर दिया है। इजराइल का दावा है कि 24 घंटे में 100 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक सोमवार को तायर में लेबनानी रेड क्रॉस के दफ्तर पर ड्रोन हमला हुआ। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और रेड क्रॉस के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। और जरा अब एक दूसरी वॉर की तरफ चलते हैं। भूले नहीं होंगे आप लोग, रूस और यूक्रेन की वॉर अभी भी चल रही है। उनके बीच ईस्टर को लेकर एक सीज फायर हुआ था, लेकिन शुरू होते ही रूस और यूक्रेन के बीच 32 घंटे का सीज फायर टूट गया। दोनों देश इस कदर आक्रामक हैं कि 12 अप्रैल को ऑर्थोडॉक्स ईस्टर पर लागू हुआ कुछ घंटों का सीज फायर भी नहीं टिक पाया। सोचिए, कुछ घंटों का। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगातार उल्लंघन के आरोप लगाने शुरू कर दिए। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाया। तो सीज फायर न यहां रुका न वहां रुका।